हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो अभी रिसेंट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा एक टॉपिक रह रहा है जो कि अर्थक्वेक और वॉल्केनो से रिलेटेड है और उस टॉपिक का नाम था सुनामी। हमने उसको कवर नहीं करा था, लेकिन मैंने बताया था वो टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको आज की क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा है तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी। इसमें क्या है, जो चीज़ें हैं वो हमारी सारी सीखी हुई है कि सुनामी आने का कारण क्या है। हमें तो बस थोड़े से उससे रिलेटेड जो फिनोमिनाज या टर्म्स वगैरह है या जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं बस उन्हें आज देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सुनामी अगर जैसे आपने देखी हो तो सुनामी कुछ इस तरह की होती है कि समुंदर के आसपास में जो घर वगैरह होते हैं वो आराम से शांति से रह रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या हो रहा है, समुंदर में से बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही है और आके वो जो घर मकान है और जो भी चीज़ें उन सबको तोड़ देती है, तहस नहस कर देती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है वहाँ पे। तो ऐसे इतने बड़े डिज़ास्टर को जो टर्म दी गई कि जो सुनामी, जो इसकी लहरों की वजह से, समुद्र की लहरों की वजह से जो इतना बड़ा डिज़ास्टर होता है, उसे हमने सुनामी नाम दिया। ठीक है, बाकी सुनामी होता क्या है, क्या ये वर्ड है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ऐसा आपने कभी देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर कभी टीवी में देखा होगा, तो इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें हमको इसमें समझना है। देखो, सुनामी जो होता है, ये ध्यान रखना, इसमें जो सू मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है हार्बर, और जो पीछे का नामी होता है, नामी का मीनिंग होता है वेव। ठीक है, सू का मीनिंग क्या हो गया, हार्बर, और नामी का मीनिंग क्या हो गया, वेव। तो ये जो है सुनामी, ऐसा माना गया। एक्चुअल में क्या है, ये जापान के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती थी, तो जापान के लोगों ने इसका नाम रखा। उन्होंने अपने सू, हार्बर और नामी वेव ऐसे मिलाकर उसने नाम रखा, जापानीज लोगों ने। पर उन्होंने इसको हार्बर वेव बताया। हार्बर वेव मतलब ऐसी वेव जो बंदरगाह पे आती है, बंदरगाह जहाँ पे बोट वगैरह, शिप वगैरह बंदी रहती है उसके समुद्र के किनारे, तो उसको बंदरगाह कहते हैं। तो उनको लगता था ये जो है ये हार्बर वेव है। हार्बर वेव मतलब उनको लगता था टाइडल वेव है। टाइडल वेव जो मून के मूवमेंट की वजह से या सन के मूवमेंट की वजह से, इनके मूवमेंट की वजह से आती है। टाइडल वेव हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें समझना है कि जापानीज लोगों को क्या लगा कि ये तो टाइडल वेव है। उनकी बात सही नहीं थी, उन्हें लगा ये हार्बर वेव है, जो बंदरगाह पे वैसी वेव आ रही है पानी की, वो बात भी सही नहीं थी। उन्हें लगा कि ठीक है, टाइडल वेव नहीं है, हार्बर वेव नहीं है, तो फिर ये आप कैसे कह रहे हो, फिर ये मतलब कौन सी वेव होनी चाहिए, तो ये तो अर्थक्वेक की वजह से आ रहा है। सुनामी जो है किसकी वजह से आ रही है, अर्थक्वेक की वजह से। तो अर्थक्वेक में तो कौन सी वेव्स निकलती है, सेस्मिक वेव्स, पढ़ा था हमने सेस्मोलॉजी के अंदर। तो सेस्मिक वेव्स है, मतलब सुनामी जो है सेस्मिक वेव है। तो हम कहते हैं कि सेस्मिक वेव भी नहीं है भाई, टाइडल वेव नहीं है, हार्बर वेव नहीं है, सेस्मिक वेव नहीं है, तो फिर कौन सी वेव है, सुनामी वेव। सुनामी वेव है क्या एक्चुअल में, तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या बताते हैं सुनामी के अंदर, इट इज ए कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक मैंने बताया था, कैटास्ट्रॉफिज्म का मतलब बताया था तेज जो मूवमेंट होता है उसको। तो इट इज ए कैटास्ट्रॉफिक हाई ओशियन वाटर वेव्स। ये कैटास्ट्रॉफिक तेज चलने वाली, हाई मतलब बहुत ऊंची, ओशियन में चलने वाली, ओशन या समुद्र, सी में हमको देखने को मिलती है। वाटर की क्या है, वेव है। ठीक है, वाटर की वेव है, ये वैसे कोई वेव नहीं है, ये वाटर की वेव को हम क्या कहते हैं, सुनामी। मतलब जब वाटर इस तरह चलता है उसको हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो इट इज ए कैटास्ट्रॉफिक हाई ओशियन वाटर वेव, ये हमने क्या कह दिया, सुनामी को एक डेफिनेशन दे दी। ठीक है, अब बात आती है ये प्रोड्यूस कैसे हुई, ये वेव प्रोड्यूस कैसे हो रही है। तो ये वेव प्रोड्यूस होती है, ये फर्स्ट पॉइंट लिखना, आपको पॉइंट्स में करना है, ये सुनामी वाला जो टॉपिक है इसको पॉइंट्स में करना। सेकंड पॉइंट लिखना, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टर्बेंस इन ओशियन फ्लोर और ओशियन वाटर। ये वेव तब बनती है जब आप डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो। डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है कि ओशन के वाटर में कोई हलचल आती है, ओशन के वाटर में कोई हलचल आ गई, या ओशन के फ्लोर के अंदर कोई हलचल आ गई। फ्लोर मतलब पूरा नीचे से ओशन हिल रहा है। अब अगर नीचे से ओशन हिलेगा तो उसके ऊपर का जो वाटर है वो भी तो हिलेगा।
और वाटर अगर हिलेगा तो उसमें वेव जो बनेगी वही वेव कौन सी वेव हो गई आपकी, सुनामी वेव। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम देखो इससे देखते हैं। ये देखिए, अब ठीक है, ये मान लीजिए आप समुंदर है ये और इसमें पानी भरा हुआ है। अब देखो ये जो नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे मान लो कोई हलचल होती है, तो इसकी वजह से देखो ऊपर का वाटर क्या हो रहा है, देखो ये नीचे से हलचल की वजह से वाटर देखो मूव कर रहा है। मैं अगर इसको नीचे से फोर्स कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, तो ऊपर देखो वाटर क्या कर रहा है, इसकी वजह से मूव कर रहा है। अब मूव करने की वजह से देखो इस तरह से जो लहरें बन रही है, यही लहरें आपकी कौन सी वेव होती है, सुनामी वेव्स होती हैं। तो सुनामी वेव्स कैसे जनरेट होती है कि ओशन के फ्लोर में, ओशन के वाटर में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, डिस्टर्बेंस की वजह से वहां पे वाटर क्या करने लगता है, मूव होने लगता है। तो ठीक है, हमको समझ में आ गया। तो फिर ये सेस्मिक वेव नहीं है, नहीं, दे आर नॉट सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव नहीं है ये, सेस्मिक वेव तो अलग थी। सेस्मिक वेव हमने 4 तरह की पढ़ी थी, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, एक लव वेव थी, एक रैली वेव थी। ये 4 तरह की वेव पढ़ी थी, वो थी सेस्मिक वेव। ये सेस्मिक वेव नहीं है, इट दे आर नॉट सेस्मिक वेव। या इट लिखता हूं यहाँ पे, शुरू से इट ही करते आ रहे हैं हम। इट इज नॉट सेस्मिक वेव, रादर, बल्कि इट इज ए वेव, ये ऐसी वेव है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेस्मिक वेव, जिसको हम सेस्मिक वेव से प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है, वहां के फ्लोर पे अर्थक्वेक आता है, तो वहां पे अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो उसका कारण क्या है कि अर्थक्वेक आ रहा है नीचे, ऊपर पानी भरा हुआ है पर नीचे जो अर्थक्वेक आ रहा है उसमें तो कौन सी वेव ट्रेवल कर रही है, प्राइमरी वेव या सेकेंडरी वेव पर, और या फिर लव वेव हो सकती है, रैली वेव हो सकती है। उन सेस्मिक वेव की वजह से इसके अंदर भी वेव जनरेट हो रही है और वो पानी मूव कर रहा है। तो वो जो पानी मूव करा उसको हमने कहा क्या, इट इज नॉट ए सेस्मिक वेव। ये खुद सेस्मिक वेव नहीं है पानी जो मूव कर रहा है, नहीं, बल्कि पानी मूव काय की वजह से कर रहा है, नीचे वाली सेस्मिक वेव की वजह से। तो रादर इट इज ए वेव दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेस्मिक वेव। सुनामी वेव सेस्मिक वेव नहीं है, ये सेस्मिक वेव की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो ये आपने इसके थर्ड पॉइंट में लिखा। ये मेन बातें हैं जो आपको सुनामी में याद रखनी है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद आप थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहते हो कि कितनी स्पीड क्या होती है इनकी, कितनी तेज ट्रेवल करती है। दे कैन ट्रेवल, ये ट्रेवल कर सकती है एट ए स्पीड ऑफ 500 से 1000 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से ट्रेवल कर सकती है, 500 से 1000 किलोमीटर पर आवर, इतनी तेज ट्रेवल करती है। इस वजह से, इतना तेज ट्रेवल करने की वजह से इनका डिस्ट्रक्शन भी क्या रहता है, ज़्यादा, जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जो डिजास्टर आता है वो मैसिव होता है। बात होती है कि ये वेव कितनी ऊपर या कितनी नीचे होती है। देखो ऊंचाई तो इनकी कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन हम क्या समझते हैं, हमको क्या याद रखना है, या इट लगाना चाहिए फिर से। ये वेव के लिए इट कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 500 से 1000 किलोमीटर पर आवर, और इट हैज लॉन्ग हाइट्स इन शैलो वाटर। अगर पानी कम है, जिस समुंदर, मतलब जिस समुंदर है या है ना, ओशियन है, सी है, उसके किसी एरिया में जहाँ पे पानी कम रहता है, ठीक है, उस जगह पे अगर ये आती है तो वहाँ पे इनकी हाइट आपको बड़ी देखने को मिलेगी। इट हैज़ लॉन्ग हाइट्स, लॉन्ग हाइट रहती है इसकी, बड़ी हाइट रहती है इन शैलो वाटर एंड लेस हाइट, और इनकी कम हाइट आपको कहाँ पे देखने मिलेगी, इन डीप वाटर। जहाँ पे पानी डीप होता है वहाँ पे आपको इनकी हाइट कम देखने को मिलती है। तो समुद्र की किसी ऐसी जगह पे अगर ये आती है जहाँ पे जो पानी है वो ज़्यादा भरा हुआ है, मतलब डीप है वो जगह, और मान लो वहाँ पे नीचे अगर से वहाँ पे नीचे कोई सुनामी वगैरह आने स्टार्ट होती है, उस पानी में सुनामी आती है, तो सुनामी के अंदर जो उसकी हाइट होती है वेव्स की, वो क्या होती है, कम होती है, और शैलो वाटर में ज़्यादा होती है। ये फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब इसका रीज़न अगर हम जानना चाहेंगे तो रीज़न बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर हमको वेवलेंथ वगैरह ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो सिर्फ एक इसके लिए वो रीज़न जानना कोई मतलब नहीं है ना, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा, और टॉपिक इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है ये, लेकिन ठीक है हमें याद रहेगा। शैलो वाटर जो है उसमें कम, मतलब उसमें तो बड़ी लहरें बनती है, वहीं डीप वाटर होता है, गहरा पानी जो होता है वहाँ पे छोटी लहरें बनती है, ये हम याद रख लेंगे। फिफ्थ के बाद 6 पॉइंट,
इसके अंदर क्या होता है, और इसके अंदर आप बता सकते हो सुनामी में दे कैन ट्रेवल हाफ, या दे कैन ट्रेवल अप टू हाफ अर्थ डिस्टेंस। ये आधी पृथ्वी की दूरी को तय कर सकती है। सुनामी की वेव्स इतनी पावरफुल होती हैं कि सुनामी वेव को, अगर कोई पावरफुल वेव आती है तो वो आधी पृथ्वी का रास्ता नाप सकती है, ठीक है, ट्रैवल करती हुई। लेकिन क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि बीच में कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, तो कॉन्टिनेंट्स पे चढ़ जाती है। कॉन्टिनेंट्स पे चढ़ते फिर वहाँ पे हाहाकार मचा के, मतलब वहाँ पे डिजास्टर मचाने के बाद में उसकी स्पीड क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है, क्योंकि कॉन्टिनेंट में उसको पानी नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वो कंटिन्यू रह सके। लेकिन अगर मान लो कॉन्टिनेंट्स नहीं होते और सिर्फ यहाँ पे ओशियंस ही होते पूरे अर्थ के ऊपर, तो ये वेव जो है लगभग आधे अर्थ तक कवर कर पाती। मतलब सोचने वाली बात यह है कि अगर इस पॉइंट पे वेव स्टार्ट होती है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे भूकंप आया होगा, तो ये कौन सा पॉइंट रहा होगा, फोकस वाला, जहाँ पे भूकंप आया। तो यहाँ से लेके इधर, यहाँ से लेके इधर, आधा इधर रास्ता मेजर कर लेगी, हाफ अर्थ इधर, और बिल्कुल इस पॉइंट पे आ जाएगी ये, ठीक है। अर्थ के ऊपर क्या होता है, अर्थ के ऊपर वैसे तो ज्योग्राफी की टर्म है, अर्थ के ऊपर अगर अपन किसी पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि गोल है, तो अगर वहां पे किसी पॉइंट की बात करते हैं तो उसका जो जस्ट जो अपोजिट पॉइंट होगा, जैसे मैंने अगर इस पॉइंट की बात करी, इसका अगर अपोजिट पॉइंट ये वाला है, तो इसको कहते हैं एंटीपोड। क्या कहते हैं इसे, एंटीपोड। बस ये टर्म है जो याद आई तो मैंने बता दी कि अगर अर्थ के ऊपर अपन किसी पॉइंट की बात करते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट जो पॉइंट होता है, क्योंकि गोल है अर्थ, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोड। तो अगर कहीं पे अगर सुनामी स्टार्ट हो रही है, कहीं पे उसका फोकस है, तो वो अपने एंटीपोड तक पहुंच जाएगी, मतलब इधर से आधा रास्ता ट्रेवल करेगी, क्योंकि यहाँ पे सुनामी बनी, आधी लहरें इधर गई, लहरें इधर गई, दोनों यहाँ तक पहुंच सकती है, अगर बीच में क्या नहीं मिले, कॉन्टिनेंट्स ना मिले। तो इतनी पावरफुल वेव्स होती है। इतनी पावरफुल होने की वजह से ये जो होता है, ये क्या करते हैं, दे डू मैसिव डिजास्टर एंड डैमेज लाइफ एंड इकोनॉमी। ये बहुत बड़े डिजास्टर करती है और डैमेज करती है हमारी लाइफ को और हमारी इकोनॉमी को। इकोनॉमी मतलब ये हमको, जैसे कोई बिल्डिंग्स वगैरह तोड़ दी और जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देती हैं, है ना, तो उसकी वजह से पैसों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लाइफ का नुकसान होता है। इतना बड़ा डिजास्टर होता है किसका, सुनामी का। तो सुनामी से रिलेटेड जो ये 5-7 पॉइंट है, आप ये याद रखो। इसमें मतलब मैंने आपको एक साथ सुनामी के बारे में बताया, क्या होती है क्या नहीं है, ये देखो सब कुछ, सारी चीज़ें अपन ने इसमें देख ली। अब बात ये है कि इससे रिलेटेड कुछ बस हमको फैक्ट देखना है कि फैक्ट बता दो। फैक्ट पढ़ो तो उससे अच्छा है कि फैक्ट पढ़ने से बढ़िया आप इसको इस तरह से पढ़ो कि सुनामी जो होती है, ठीक है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, कारण क्या है इसके सुनामी आने के। तो कारण इसके देखो, एक तो कौन सा हो सकता है, एक कारण हो सकता है इसका, हम जब भी कारण पढ़ते हैं तो या तो हम नेचुरल पढ़ते हैं, या हम कौन सा पढ़ते हैं फिर, मैन मेड, जो इंसानों ने करा। अब इंसान सुनामी कैसे ला सकता है, इंसान के पास इतनी पावर है क्या कि पानी को, समुद्र के पानी को किसका रहा है। सिर्फ एक ही तरीका है इंसानों के पास ऐसा करने का, और वो है न्यूक्लियर ब्लास्ट। कि आप अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हैं, मतलब समुद्र में ले जाके बीच में न्यूक्लियर लगा के उसको ब्लास्ट करते हैं, तो वहां पे फिर आप इतनी पावरफुल वेव्स जनरेट कर पाएंगे कि जो कि सुनामी की वेव्स लेकर आ सकती हैं। तो न्यूक्लियर ब्लास्ट एकमात्र ऑप्शन है मैन मेड का। बाकी नेचुरली तरीके होते हैं। नेचुरल तरीका जैसे कौन हो गया, नीचे जमीन के अंदर क्या आना, अर्थक्वेक आना, जमीन में क्या आना, अर्थक्वेक आना। अब जब अर्थक्वेक आता है तो इसकी वजह से नीचे का फ्लोर हिलता है, फ्लोर हिलने की वजह से सुनामी आती है। कहाँ पे सबसे बड़ा अब तक ऐसा अर्थक्वेक आया, क्या आया था 2004 के अंदर, सुमित्रा नाम की जगह है, जहाँ पे भूकंप जो था वो कितने रिक्टर स्केल का था, 9.1 का, बहुत मैसिव था। इतना मैसिव था कि इसकी वजह से इंडियन ओशन में क्या आई थी, सुनामी। लगभग 2,30,000 लोग डाइड इन
14 कंट्रीज, 14 कंट्री में इतने लोग मर गए। सोचने वाली बात है कि 14 कंट्री में इम्पैक्ट कर रही है वो, और लगभग 2,30,000 लोग क्या हो गए थे उसमें, डेड हो गए थे, मर गए थे। इन इंडिया द रेट वॉज, इंडिया में क्या रेट थी, 10,000। इंडिया में 10,000 लोग मरे थे। इंडिया में कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट करा था, इम्पैक्ट था इसका मेनली इन तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार। ये दो जगह वो थी जहाँ पे इंडिया में इसके अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया था। तो चालू सुमित्रा से हुई, इंडियन ओशन में आई, इंडिया तक पहुंची, इंडिया में तमिलनाडु को डिजास्टर, तमिलनाडु में डिजास्टर करा, अंडमान निकोबार में डिजास्टर करा, और कितने लोग खत्म हुए इंडिया के अंदर, 10,000। अक्रॉस द वर्ल्ड देखें, पूरे वर्ल्ड में तो लगभग कितने लोगों को नुकसान पहुंचा इंडियन ओशन के आसपास वाली कंट्रीज में, 2,30,000 लोगों को। तो अर्थक्वेक से इतना देखो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हमको। अर्थक्वेक के बाद आप जो सेकंड पॉइंट लिखेंगे वो किसके बारे में लिखेंगे, सेकंड आप लिखना वॉल्केनिक इरप्शन, कि वॉल्केनो फटता है तो भी वहां पे क्या आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। अब वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, कैराकोटा, ठीक है, कैराकोटा नाम का एक माउंटेन है, या हम इसको माउंटेन ना लिखकर हम इससे लिखेंगे वॉल्केनिक माउंटेन, कैराकोटा वॉल्केनो इरप्शन। कैराकोटा नाम की जो वॉल्केनो है वो इरप्ट हुई थी, उसमें इरप्शन हुआ था। कब हुआ था ये, 1883 के अंदर। कहाँ पे हुआ था ये, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में होगा, इंडोनेशिया क्योंकि आपको पता है वो पैसिफिक ओशन में, मैंने रिंग ऑफ फायर बताया था, रिंग ऑफ फायर के पास में ये है, इसलिए यहाँ पे हमको वॉल्केनोज देखने को मिल जाते हैं इंडोनेशिया में। कैराकोटा वॉल्केनो इरप्शन था 1883 में इंडोनेशिया के अंदर, और लगभग इसके अंदर 36,000 लोग मर गए थे इंडोनेशिया में, ठीक है। वॉल्केनो इरप्शन हुआ, इरप्शन होने की वजह से वहाँ पे सुनामी आई, सुनामी आने की वजह से इतने सारे लोगों की वहाँ पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सर मतलब ये तो बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल है, इसलिए क्या है, स्पेशल सुनामी के बारे में पढ़ना पड़ता है ना, इसलिए मैंने अलग से टॉपिक बना दिया इसका। हालांकि टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, चीज़ें इसको समझने वाली इतनी बड़ी नहीं है, पर ये डिजास्टर इतना बड़ा है। और हमको क्यों नहीं समझना पड़ता, क्योंकि हमने अर्थक्वेक पढ़ लिया, हमने वॉल्केनिक इरप्शन पढ़ लिया। तीसरा इसका कारण हो सकता है लैंडस्लाइड। सर लैंडस्लाइड कैसे, लैंडस्लाइड तो पहाड़ पे से जो मिट्टी या कुछ भी इस तरह की चीज़ें नीचे चल जाती है उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। उससे सुनामी कैसे आएगी, तो मान लो कोई पहाड़ है, ठीक है, वो समुद्र के किनारे पे, और वहाँ से कोई चीज़ें टूट के, पहाड़ के हिस्से टूट के किधर की तरफ गिरते हैं, नीचे की तरफ, नीचे किस में चल जाते हैं, समुद्र में। समुद्र में जैसे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, फिर लहरें क्रिएट होती है, जैसे वो नीचे गया सारा, ठीक है। तो वो जो सारा लैंडस्लाइड के अंदर जो जितना भी मटेरियल है, जितने भी डेब्रीज वगैरह हैं, वो सब जैसे नीचे जाती है, तो वहाँ पे फिर समुद्र में गया, समुद्र के अंदर लहरें क्रिएट होती हैं, और उन लहरों को अपन क्या कह सकते हैं, फिर सुनामी। तो लैंडस्लाइड और ऐसी सुनामी हमको कहाँ पे देखने को मिली, लैंडस्लाइड भी इसका कारण है। ऐसा हमको देखने को मिला अलास्का में। सर ये अलास्का यूएसए वाला है क्या, जहाँ पे हमने कमटाई नेशनल पार्क एक देखा था, कटमाई नेशनल पार्क है ना, तो कटमाई नेशनल पार्क देखा था हमने अलास्का के अंदर। लैंडस्लाइड हुई थी यहाँ पे, और समुद्र में जैसे ही लैंडस्लाइड का सारा मलबा गिरा तो वहाँ पे लगभग 500 मीटर की हाई वेव्स देखने को मिली। 500 मीटर, आधे किलोमीटर ऊंची जितनी वेव्स, आधा आधा किलोमीटर ऊंची वेव्स, इतनी बड़ी बड़ी वेव्स देखने को मिलती है कहाँ पे, अलास्का में देखने को मिली। और ये कब हुआ था ये, इसमें लिख लेना 1958 में। अरे सर इतना मैसिव अगर वेव्स उठ रही है, बहुत सारे लोग मरे होंगे, इनसे भी ज़्यादा मरे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हो सबसे बड़ी वेव, सबसे बड़ी वेव थी एक्चुअल में। अगर इसका बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर ही बता दूं मैं आपको, याद रह जाए तो रखना, 524 मीटर, इतनी ऊंची वेव्स थी ये। अब इतनी ऊंची अगर वेव्स है तो बहुत सारे लोग मरे होंगे, मरे ना, कितने लोग मरे, 2 people डाइड, सिर्फ 2 लोग मरे, क्योंकि जहां पर ये सुनामी आई थी वो एरिया ज़्यादा हैबिटेट नहीं था, मतलब वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती थी, वहाँ पे एक्चुअल में लोग ही नहीं रहते, ठीक है। वो तो कोई ये तो घूमने या फिर कोई रिसर्च वगैरह वाले इस तरह के लोग होंगे, वो 2 लोग वहाँ पे उस वेव के अंदर मर गए, या फिर जो उस समय पानी में उतरे हो, समुद्र के अंदर हो, उन 2 लोगों की मौत हुई थी, अदरवाइज यहाँ पे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इतनी बड़ी वेव आके भी सिर्फ 2 लोगों की मौत हो रही है, और यहाँ पे देखो कितना नुकसान हो रहा है।
इसके अलावा अगर थर्ड के बाद में आप याद रखना चाहो तो फोर्थ आप याद रख सकते हो, एक लैंडस्लाइड हो गया, एक हो गया ग्लेशियल मूवमेंट। ग्लेशियल मूवमेंट का मतलब है कि जो ग्लेशियर वगैरह होते हैं, ग्लेशियर जैसे टूटा कोई ग्लेशियर, समुद्र के अंदर ग्लेशियर्स होते हैं जो बर्फ के जमे रहते हैं, टूट गया वो समुद्र में नीचे गिर जाता है, वहाँ पे लहर उड़ जाती है, सुनामी की लहरें होती हैं। या किसी पहाड़ के ऊपर से कोई ग्लेशियर खिसकता हो किधर की तरफ चला गया, समुद्र में चला गया, हालांकि वो टाइप लैंडस्लाइड का हुआ लेकिन ग्लेशियर जा रहा है तो ग्लेशियर मूवमेंट में आप उसको डाल सकते हो। इस तरह का हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, नॉर्वे में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर भाई आप चाहते हो कोई पहाड़, बर्फ वाले पहाड़ में से समुद्र में पानी जाए, तो आपको एक ऐसे कंट्री ढूंढनी पड़ेगी जिसके पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई हो, फिर आपको ऐसी कंट्री ढूंढनी पड़ेगी कि उसके पास में समुंदर भी हो। आपने इंडिया तो ढूंढा, आपने सोचा कि इंडिया के हिमालय वाले पहाड़ है उस पर तो बर्फ है, तो वहाँ भी ये हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आसपास में क्या नहीं है, समुंदर नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो ऐसी हमने कंट्री ढूंढी तो क्या मिली हमको, नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं ये, तो वहाँ पे नॉर्वे और उसके आसपास की स्वीडन वगैरह है वो आती है इसके अंदर। हम ये पढ़ेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती है, कहाँ पे है क्या नहीं है, लेकिन अभी हमने ये देख लिया, वो मैप का पार्ट है, वो मैप में देखेंगे अपन। ग्लेशियल मूवमेंट हो गया, और लास्ट एक क्या लिख दो आप, एक ये लिख दो मिटियोराइट। मिटियोराइट मतलब कोई मिटियोराइट आया, उल्का पिंड आया, आसमान से आया, आके नीचे समुद्र में गिरा, गिरते ही वहाँ पे, क्योंकि वो आएगा अगर तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, जैसे वो जमीन के टकराता है वहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट होता है। अगर अर्थक्वेक आएगा समुद्र के पास से सुनामी आ जाएगी, या सीधा समुद्र में जाके गिर रहा है तो वो वहाँ पे नीचे फ्लोर को हिट करेगा, फ्लोर को हिट करते ही वहाँ पे फिर सुनामी, वो वेव्स जो है मूव करेगी, तो मिटियोराइट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, सारी बातें जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है। मैंने यहाँ पे मैप भी दे रखा है, एक इसमें बता रखा है किस किस जगह पे कितने कितने बड़े हमको सुनामीज देखने को मिली। तो जैसे देखो इसमें ये दे रखा है 1883, ये जावा सुमित्रा वाला मैंने बताया था, इसका कराकोटा वाला जो ज्वालामुखी फटा था, इसमें यहाँ पे 40,000 लिख रखा है, मैंने यहाँ पे 36,000 दे रखा है। तो ऐसे थोड़ा बहुत आंकड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे 36 है, कुछ पे 40 दे दिया, ऐसे यहाँ पे कुछ पे जहाँ पे 2,30,000 लिख रखा है मैंने, कुछ जगहों पे 2,40,000, कुछ जगहों पे 2,50,000, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता होते, बस हमें लेकिन आइडिया तो रहना चाहिए। तो देखो इंडिया वाला जो है ये इधर दे रखा है, ये रहा इंडियन ओशन वाला, इसने देखो 2,25,000 दे रखा है। तो अलग अलग बातें हैं सारी। ये अलास्का वाला दे रखा है यहाँ पे, ये लेकिन वो वाला नहीं है जो अभी मैं आपको समझाया, ठीक है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, वो वाला नहीं है। उसके अलावा कभी यहाँ पे सुनामी आई होगी। जापान में देखो, जापान में 3-3 नाम दे रखे हैं, जापान में कितने लोग मर रहे हैं देखो सुनामी से, कितना हाई रिस्क जोन वाला एरिया है जापान, कि यहाँ पे इतने से डायग्राम में 5-6, ठीक है, 6 आपको सुनामी के बड़े बड़े केस देखने को मिलते हैं। मतलब वहाँ आती तो रहती है, लेकिन ये इतने बड़े केस हैं कि इसमें देखो डेथ कितनी हो रही है, 22,000, 31,000, 30,000, 12,000, 8,000, 18,000, इतने बड़े बड़ी सुनामी आ रही है यहाँ पे। तो जापान तो एक प्रोन एरिया है जहाँ पे सुनामी आती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद कर लेना। बात ये कि सर अगर इतनी सुनामी आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, भाई कुछ ही नहीं कर सकते आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपकी कोई फॉल्ट है ही नहीं। आप एक ही रीज़न था, मैन मेड था, न्यूक्लियर टेस्ट मत करो, नहीं करते हम इतने कि उससे इतनी बड़ी सुनामी आए। तो ये हमारे अंडर में नहीं है, ये जो मदर अर्थ है, ठीक है, उनके हाथ में ही है कि वो जो है किस तरह से चीज़ों को करती हैं। तो सुनामी उनके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस हम उससे बचने के क्या कर सकते हैं, हम तो कोई एक इस तरह के इक्विपमेंट्स रख सकते हैं सर, कि अगर ज़मीन के अंदर मान लीजिए भूकंप आता है, तो वो भूकंप जो है वो ट्रैवल करता हुआ ऊपर आएगा, फिर उससे सुनामी बनेगी, वेव्स बनेगी, फिर वेव्स जिस जगह बनेगी, है ना, जैसे मान लो इतना बड़ा एरिया है, ये समुंदर है, समुंदर के पास में यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे मान लो वेव बनी तो ट्रैवल करती हुई आएगी, फिर आके वो इसके टकराएगी, तो मतलब वहाँ से जब वेव चलेगी सुनामी वाली, तो जब तक वो यहाँ तक पहुँचेगी, इतना सा हमको टाइम पता लग जाए कि मान लो 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे बाद आने वाली सुनामी, ऐसा अगर थोड़ा टाइम ही पता लग जाए तो हम भग जाएं वहाँ से। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या कर रखे हैं, समुद्र के अंदर डिवाइस लगा रखे हैं, किस नाम से, डार्ट, ठीक है, डिवाइस यूज टू, डिवाइस यूज टू, आप इसको लिख सकते हैं मेजर करने की, तो नहीं आता ये बस पता करने के लिए, कैलकुलेट आफ्टर
हाउ मच टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम द सुनामी वेव विल रीच टू कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट पे सुनामी की वेव कब तक आएगी। डिवाइस यूज टू कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम द सुनामी वेव विल रीच टू कॉन्टिनेंट। इट इज फ्लोटिंग इन ओशियन। कहां पे फ्लोट करता रहता है? ओशियन में। एट एरियाज, उन एरियाज में, एट एरियाज प्रोन टू सुनामी। उन एरियाज में इसको हम लगा के छोड़ देते हैं जहां पे हमको लगता है कि सुनामी यहां से ज्यादा चालू होती है, तो उस जगह पे हमने लगा ही रखा है कौन सा वाला सिस्टम? डार्ट वाला सिस्टम। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें अगर इंडिया के अंदर हम देखें तो इंडिया के अंदर भी हमने क्या कर रखा है? एक इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर बना रखा है। क्या फुल फॉर्म होगी इसकी? ITEWC। ये जो ITEWC बना रखा है हमने, ये एक सेंटर बना रखा है जो इसका काम है, भाई ध्यान रखो कि कहीं पे मूवमेंट हो रहा है क्या ऐसा, या कहीं पे चांसेस है कि इंडिया में दोबारा सुनामी आने की। कहाँ पे बना रखा है सेंटर? हैदराबाद में। हैदराबाद में बना है। इसका मतलब है कि इंडिया में जो ज़्यादा प्रोन एरियाज हैं, जो ज़्यादा जहाँ पे रिस्क है ना, आप इसमें कहो सुनामी प्रोन एरियाज इन इंडिया। इंडिया में सुनामी प्रोन एरिया कौन कौन से हैं? तो मान लीजिए अगर ये इस तरह का नीचे इंडिया वाला ये पार्ट है, तो इसके अंदर ये उड़ीसा आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, फिर ये तमिलनाडु आ जाता है, और थोड़ा ये इधर का फिर ये केरल वाला जो पार्ट है, ये तमिलनाडु आ गया, और ये इधर केरल वाला पार्ट। क्या क्या बताया मैंने? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और इधर ये केरला। ठीक है, एग्जैक्ट मैप मत मानना कि एग्जैक्ट मैंने मैप बनाया है, मैं बस आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो इनके बॉर्डर वाले पार्ट, आंध्र प्रदेश जो है थोड़ा सा इधर से यूं है ऐसे घूमता हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ उधर वाला एरिया बनाया क्योंकि वो वाले एरिया जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं सुनामी के, क्योंकि वो बिल्कुल किसको टच कर रखे हैं? समुद्र को टच कर रखे हैं, इधर इंडियन ओशन को टच कर रखे हैं। और इंडियन ओशन में ज़्यादा सुनामीज वगैरह आती है, इसलिए हमको इन वाले पार्ट्स में, ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ज़्यादा प्रोन होते हैं। थोड़ा वेस्ट बंगाल भी मान लो, लेकिन ज़्यादा इंपैक्ट इन पर रहता है। तो बस ये चीज़ें जो हैं ये आपको याद रखनी है सुनामी के अंदर। अगर सुनामी का कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप देख लेना, ठीक है, ज़्यादा उसमें चीज़ें नहीं पूछेगा। सुनामी से रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर में अगर आपको कहीं पे सुनने को मिले, कहीं पे जानने को मिले कि किसी जगह पे सुनामी आई है, तो उसका कारण देखना, जगह देखना, क्या इंपैक्ट हुए हैं, वो चीज़ें देखना। बस इसमें यही चीज़ें याद रखनी होती है। ओके, बाकी जो इसका वैसे पार्ट होता है, थ्योरी वाला पार्ट है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब अगले लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।